हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम पढ़ेंगे समकालीन विश्व राजनीति का 5वां चैप्टर जो है समकालीन दक्षिण एशिया। इससे पहली वीडियो में हमने देखा था कि भारत और पाकिस्तान के संबंध कैसे थे और आज हम देखेंगे भारत और बांग्लादेश के संबंधों को, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि बांग्लादेश में लोकतंत्र किस प्रकार से स्थापित हुआ, साथ ही भारत और बांग्लादेश के संबंध कैसे हैं, उनमें क्या समस्याएं हैं, क्या विवाद हैं और कैसे क्वेश्चन इसमें पुटअप होते हैं, वो भी मैं आप सबको बताऊंगी। तो देखिए आज का वीडियो भारत बांग्लादेश संबंध। चलिए देखते हैं कि बांग्लादेश में लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। ठीक है, बांग्लादेश किसका पार्ट था? पाकिस्तान का अंग था। यानी पाकिस्तान तब तो दो भागों में था, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। अगर हम देखें ब्रिटिश समय में कि जब अंग्रेजों का राज था, उस समय पर पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की क्या स्थिति थी, तो बंगाल और असम के जो हिस्से थे उनसे बना था पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान में जब बोलूंगी तो उसका मतलब है बांग्लादेश। ठीक है, तो बंगाल और असम के हिस्सों से मिलकर क्या बना था? पूर्वी पाकिस्तान या वर्तमान बांग्लादेश बना था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों एक ही देश हैं, तो फिर ऐसी क्या बात हुई कि बांग्लादेश का उदय हुआ या बांग्लादेश एक नए देश के रूप में उभर कर आया? तो क्या हुआ, इन दोनों देशों में एक विवाद की स्थिति हो गई कि जब पूर्वी पाकिस्तान के लोग जो थे वो कहते थे कि पश्चिमी पाकिस्तान हम पे क्या करता है, अपनी उर्दू भाषा को थोपता है, जबरदस्ती कहता है कि उर्दू भाषा को अप्लाई किया जाए। कहाँ पर? पूर्वी पाकिस्तान पर। जबकि पूर्वी पाकिस्तान में जो भाषा थी वो कैसी थी? बंगाली भाषा का वो प्रयोग करते थे। साथ ही जो राजनीतिक सत्ता का दबदबा था वो किसके हाथ में था? पश्चिमी पाकिस्तान के, जो वर्तमान में क्या है? पाकिस्तान। तो सत्ता में, राजनीतिक सत्ता में भी हिस्सेदारी किसकी ज्यादा थी? पश्चिमी पाकिस्तान की। ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान की। तो इन लोगों में क्या हुआ? आपस में मतभेद होने लगे पूर्वी और पाकिस्तान में। आगे अगर आप देखेंगे, जब ये मतभेद होते गए तो पूर्वी पाकिस्तान में जन आंदोलन स्टार्ट हो गया, जन संघर्ष आपस में स्टार्ट हो गया कि अब हमें एक नए देश के रूप में अपने आप को अलग देश बनाना है। तो इस जन संघर्ष का, जो पूर्वी पाकिस्तान में जन संघर्ष चला, उसका नेतृत्व किया शेख मुजीबुर रहमान ने। किसने किया? शेख मुजीबुर रहमान ने किया। कहाँ पर? पूर्वी पाकिस्तान में। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो शेख मुजीबुर रहमान थे, उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई 1970 में, जिसका नाम था आवामी लीग। क्या नाम था उसका? आवामी लीग। इसके बाद जब 1970 में ही चुनाव हुए तो उसमें पूर्वी पाकिस्तान की जो सारी सीटें थी वो किसने जीत ली थी? किस पार्टी ने? आवामी लीग ने जीत ली थी। तो अब जो वहां पर संविधान सभा के लिए इलेक्शन हुए थे, उसमें बहुमत किसको मिल चुका था? पूर्वी पाकिस्तान की आवामी लीग को मिल गया था। तो कायदे से ये होना चाहिए था कि अब जो राजनीतिक सत्ता में दबदबा होगा वो किसका होना चाहिए था? पूर्वी पाकिस्तान का। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि पश्चिमी पाकिस्तान क्या करता था? अपना दबदबा यहाँ पर बनाए रखता था। तो उन्होंने क्या किया कि इसको नहीं माना। किस बात को? कि आवामी लीग ने बहुमत प्राप्त कर लिया है और उसके नेताओं को प्रमुख बनाया जाए। ये पश्चिमी पाकिस्तान ने नहीं माना और ऐसा किया उन्होंने कि शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करवा दिया। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान को क्या करवा दिया? गिरफ्तार करवा दिया। और जब शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया तो पाकिस्तानी सेना ने, जो पाक सेना थी, पश्चिमी पाकिस्तान, एक बार हम देख लेते हैं। पश्चिमी पाकिस्तान का मतलब है जो वर्तमान पाकिस्तान है। ठीक है, और पूर्वी पाकिस्तान का मतलब है वर्तमान बांग्लादेश। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, ये दोनों क्लियर हैं चीजें।
तो अब आप देखिए, जब बांग्लादेश के पूर्वी पाकिस्तान के जो नेता थे, जन आंदोलन के नेता थे, मुजीब रहमान को क्या कर दिया, इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो पाक सेना ने अब क्या कर दिया, जनता का जो आंदोलन था उसे दबाने की कोशिश की। ठीक है, जनता के आंदोलन को दबाने की कोशिश की, जिसमें हजारों लोग मारे गए और पूर्वी पाकिस्तान से यानी बांग्लादेश से लोग भागकर कहाँ आने लग गए, शरणार्थी के रूप में भारत आने लग गए। ये एक भारत में 1970 के बाद शरणार्थियों की जो समस्या थी वो बहुत चरम पे थी, और वो सारे लोग कहाँ से आ रहे थे, पूर्वी पाकिस्तान से, क्योंकि वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग मारे जाने लगे थे। अब आप देखेंगे भारत इन चीज़ों से, भारत पूर्वी और पाकिस्तान की जो लड़ाई थी उससे परेशान हो चुका था। कारण क्या था कि शरणार्थी बहुत ज़्यादा भारत में आने लग गए थे। तो भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी की मांग की और समर्थन किया कि वास्तव में पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र, एक नए राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और बांग्लादेश का उदय हुआ। आप जानते हैं कि जो पश्चिमी पाकिस्तान था उसकी सेना ने घुटने टेक लिए थे और बांग्लादेश आज़ाद हुआ, पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हुआ और क्या बना, बांग्लादेश बना। ये तो बांग्लादेश का उदय हो गया। अब आप देखेंगे कि शेख मुजीबुर रहमान को पहले गिरफ्तार कर दिया गया था, लेकिन अब नया देश बन गया है तो वो आज़ाद हो चुके थे। तो शेख मुजीबुर रहमान ने क्या किया, बांग्लादेश में एक नई लोकतांत्रिक सरकार बनाई और धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाई। ठीक है, कैसी सरकार, कोई धार्मिक सरकार नहीं बनाई, धार्मिक राज्य नहीं बनाया, बल्कि एक लोकतांत्रिक देश बनाया। इसके बाद हम देख लेते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का संस्थापक या जनक कहा जाता है। कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि बांग्लादेश का जनक को किसे कहा जाता है, तो कौन है, शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को एक और नाम से जाना जाता है, उनका एक और नाम था शेख मुजीब। ठीक है, शेख मुजीब। अगर आप देखेंगे कि आवामी लीग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो भी कौन थे, शेख मुजीब थे। और बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, यही थे, और बाद में थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री भी बने। अगर आप देखेंगे तो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी कौन सी, आवामी लीग थी। तो आवामी लीग ने वहां पर जन समर्थन प्राप्त किया था। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो शेख मुजीबुर रहमान ने जहां लोकतांत्रिक और संसदीय प्रणाली को बांग्लादेश में अपनाया था, उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे सत्ता के मोह में आप इसे कह सकते हैं कि आवामी लीग के अलावा सभी पार्टियों को बांग्लादेश में समाप्त कर दिया। तो कहीं ना कहीं अगर और पार्टियों को समाप्त कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं हम इसे कहेंगे कि ये एक लोकतंत्र की हत्या है। ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र किसी भी देश में बहुदलीय पार्टियों से बनता है, समर्थन से बनता है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने अध्यक्षीय शासन प्रणाली संविधान में संशोधन करके अपना दी और साथ ही साथ अन्य पार्टियों को बांग्लादेश में समाप्त कर दिया। और ये सब जो वहाँ की जनता थी, वहाँ का जो सैन्य शासक था, उन्हें पसंद नहीं आया कि और पार्टियों को वहाँ पे समाप्त कर दिया गया। 1975 की अगर हम बात करें तो सेना ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। आप जानते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में हमेशा सेना और लोकतंत्र की आंख मिचोली का खेल चलता रहता है। कभी सेना का शासन होता है तो कभी लोकतंत्र स्थापित हो जाता है। तो उसी क्रम में क्या हुआ कि 1975 में जब सेना ने क्या किया, मुजीबुर रहमान के खिलाफ क्या करा, बगावत करी, तो उसमें शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी और उसमें उनके सारे परिवार की हत्या कर दी। लेकिन जो शेख मुजीबुर रहमान है, उनकी पुत्री शेख हसीना उस समय दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी, इसलिए उनकी हत्या सेना यहाँ पे नहीं कर पाई और वर्तमान में शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। फिर अगर आप देखेंगे तो अब शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हो चुकी थी और किसने करी थी, सेना ने करी थी। तो सैनिक शासन बांग्लादेश में स्थापित हो गया फिर से, और उसके शासक कौन बन गए, जिया उर रहमान। कौन बन गए उसके बाद, जिया उर रहमान बन गए।
जियाउर रहमान ने क्या किया कि एक पार्टी स्थापित की, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। क्या नाम था उसका? बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई। वह 1979 में ये पार्टी बांग्लादेश में बहुमत से विजयी हुई। ठीक है, तो सैन्य शासक जो थे वो कौन थे? इसके बाद जियाउर रहमान थे। उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जिसने 1979 में के चुनाव में विजय प्राप्त की। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो जियाउर रहमान की हत्या हो जाती है और फिर से, पहले उन्होंने लोकतंत्र स्थापित किया चुनाव करवा के, लेकिन फिर उनकी हत्या हो जाती है और फिर यहाँ पर सैन्य शासन स्थापित हो जाता है। इसके बाद जनरल इरशाद आते हैं और बहुत सारे नाटकीय चेंजेस बांग्लादेश में देखने को मिलते हैं। लेकिन लास्ट में अगर आप देखेंगे 1991 के बाद बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव हुआ। ठीक है, 1991 में बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव हुआ और उसके बाद से बांग्लादेश में लोकतंत्र स्थापित है वर्तमान तक। ठीक है, तो ये था कि बांग्लादेश में लोकतंत्र किस प्रकार से स्थापित हुआ। कभी यहाँ पर सैन्य शासन रहा, कभी यहाँ पे चुनाव के द्वारा सरकार बनी। तो इसी क्रम में 1991 से यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित है। अब हम देख लेते हैं कि भारत और बांग्लादेश के संबंध कैसे हैं। इससे पहले हम इसकी भौगोलिक स्थिति को देख लेते हैं कि भारत और बांग्लादेश किस प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप देखेंगे जो बांग्लादेश है, इसकी जो भूमि सीमा है 3 ओर से भारत से घिरा हुआ है ये, और 1 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसीलिए भारत और जो बांग्लादेश की पॉलिसियां हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे पूरी लैंड बांग्लादेश की भारत से जुड़ी हुई है, तो आपसी संबंध इस हिसाब से ज़्यादा हैं। भारत अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनाता है वो किस देश के साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ बनाता है। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश तो बहुत सारे हैं जिनकी सीमा भारत से लगी हुई है, लेकिन सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत बनाता है बांग्लादेश के साथ। साथ ही अगर आप देखेंगे भारत के 5 राज्यों की सीमा कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है? तो कितने स्टेट? 5 स्टेट की। और कौन कौन से, वो मैंने आपको बताए हैं अभी। इसके बाद अगर आप देखेंगे, विश्व का भारत पहला ऐसा देश है जिसने बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। ठीक है, भारत ने सबसे पहली बार क्या दी? बांग्लादेश को मान्यता दी स्वतंत्र देश होने की। उसके बाद अन्य देशों ने दी। इसी के साथ अगर आप देखेंगे कि बांग्लादेश जैसे राजनीतिक और आर्थिक रूप से भारत से जुड़ा हुआ है, उसके संबंध हैं, उसी हिसाब से भारत और बांग्लादेश की संस्कृति आपस में काफ़ी मिली जुली है। जैसे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत और बांग्लादेश दोनों देशों का राष्ट्रगान लिखा, और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो है अमार सोनार बांग्ला, जो किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और भारतीय राष्ट्रगान भी किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। इसी के साथ अगर हम देखेंगे, भारत और बांग्लादेश दोनों ही सार्क के सदस्य हैं। सार्क को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि सार्क क्या है, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इन सार्क जो समुदाय है उसके दो सदस्य कौन कौन हैं? भारत और बांग्लादेश हैं। साथ में और देश भी हैं, बाद में देखेंगे। अब हम देखेंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ विवाद, कुछ समस्याएं भी हैं। इतने अच्छे संबंध होते हुए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, ये सब संबंध होने के बावजूद भी हमारे बीच में कुछ विवाद और कुछ समस्याएं हैं जिनका समय के हिसाब से परिवर्तन जिनमें चलता रहता है। कुछ का निपटारा हो जाता है, लेकिन कुछ विवाद की स्थिति में हमेशा बने रहते हैं। तो इसी क्रम में हम देखेंगे सबसे पहले तीस्ता नदी जल विवाद। तीस्ता नदी के जल बंटवारे के लिए भारत और बांग्लादेश में विवाद है, जिसका निपटारा अभी तक नहीं हुआ है। बांग्लादेश को कितना पानी इससे दिया जाएगा या भारत कितना इससे पानी लेगा, इसका निपटारा अभी तक नहीं हो पाया है।
ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा विवाद है, वो है बांग्लादेश में बढ़ता चीनी प्रभाव। ठीक है, चाइना ने धीरे धीरे क्या करने लग गया है, बांग्लादेश में अपना प्रभाव दिखाने लग गया है। और किस प्रकार से वो हम देख लेते हैं। चीन की एक महत्वाकांक्षी योजना है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अंतर्गत चीन क्या कर रहा है, जो साउथ एशिया है उससे रोड ले जा रहा है और देशों को इससे लिंक कर रहा है। नाम तो व्यापार का है लेकिन मकसद चीन के इससे बहुत सारे हैं। तो उन्होंने क्या किया है, इस बेल्ट से बांग्लादेश को भी जोड़ दिया है। ठीक है, लेकिन इस योजना का भारत अंग नहीं है। तो ये भी क्या है, एक विवाद और एक समस्या है कि बांग्लादेश तो इसका एक सदस्य बन गया है लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है। इसके साथ अगर आप देखेंगे बांग्लादेश ने अपने रक्षा क्षेत्र में बहुत सारे चीनी सैन्य उपकरणों का आयात किया है। बहुत सारी पनडुब्बियां जो सैन्य हैं बांग्लादेश ने खरीदी हैं, कहाँ से, चीन से। तो वो भी एक चिंता का विषय है। नेक्स्ट देखते हैं कि आतंकवाद की समस्या, जो सीमा पार से आतंकवाद की समस्या भारत में पाकिस्तान की ओर से होती है, वैसे ही अब समस्या होने लग गई है बांग्लादेश की तरफ से आतंकवाद को लेकर। नेक्स्ट जो समस्या है भारत और बांग्लादेश के बीच है, वो है शरणार्थियों की समस्या। ठीक है, शरणार्थी समस्या बांग्लादेश और भारत के बीच में 1970 से स्टार्ट हुई थी और वर्तमान तक चलती आ रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसमें जो बांग्लादेश है वो केंद्रीय भूमिका है। इसमें हम क्या करते हैं कि अपने विदेश नीति को समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे और हमारे पड़ोसी देश के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, उसके हिसाब से हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में क्या करते हैं, चेंजेस करते रहते हैं। तो इस हिसाब से बांग्लादेश क्या है, इसकी केंद्रीय भूमिका है, यानी हम बांग्लादेश के बारे में इसमें ज़्यादा सोचते हैं। अब कुछ और तथ्य देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं भारत और बांग्लादेश से रिलेटेड। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो गंगा जल संधि हुई थी वो 1996 में हुई थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गंगा जल संधि किन देशों के बीच हुई और कब हुई। तो देश कौन कौन से हैं, भारत और बांग्लादेश, और साल कौन सा है, 1996। नेक्स्ट हम देखते हैं 1974 के आधार पर भारत और बांग्लादेश के बीच लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था और इसके अंतर्गत कुछ भूमि हमने बांग्लादेश को दी थी और बांग्लादेश ने कुछ भूमि भारत को दी थी। ठीक है, तो ये जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है ये कंप्लीट हो चुका है और इसी के आधार पर भारतीय संविधान का 100वां संवैधानिक संशोधन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है 2015 में लैंड बाउंड्री समझौता किन दो देशों के बीच हुआ, तो वो हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच। और इस समझौते के अंतर्गत भारतीय संविधान में कौन सा संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, वो था 100वां। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत और बांग्लादेश का जो नेशनल एनिमल है वो क्या है दोनों देशों का, रॉयल बंगाल टाइगर। नेक्स्ट है बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है, क्योंकि ये जनरल चीजें हैं लेकिन ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है। उसका नाम है जातीय संसद भवन, या इसको और एक और नाम से जाना जाता है हाउस ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है पद्मा नाम से। किस नाम से, पद्मा नाम से। हम भारत में क्या कहते हैं गंगा नदी को, गंगा, और बांग्लादेश में पद्मा। नेक्स्ट देख लेते हैं सुंदरवन का 60% जो पार्ट है वो बांग्लादेश में है और भारत और बांग्लादेश के बीच 2 ट्रेनें चलती हैं। उनमें से एक है मैत्री एक्सप्रेस और दूसरी है बंधन एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये थे भारत और बांग्लादेश से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और उनके जो रिलेशन है और बांग्लादेश में किस प्रकार से लोकतंत्र स्थापित हुआ, ये सब हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। अब इस चैप्टर में 1-2 पॉइंट और हैं, अगर मैं कंटिन्यूसली इसको बनाती हूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे एक थर्ड पार्ट भी इस वीडियो का लाएंगे।
और आप छोटे छोटे वीडियो में तोड़ के देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।